नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के भारत में तुर्की शासन की स्थापना पर अपना व्याख्यान दूंगी। भारत में मुसलमानों के आगमन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस्लाम धर्म का जो अभ्युदय है, ये विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस धर्म का प्रचार और प्रसार किया और उनके बाद अरबों ने, ईरानियों ने और तुर्कों ने इस धर्म के प्रचार और प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। 1100 वर्ष से कम समय में इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक सागर से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया था। अरबों के प्रवेश की बात करें तो भारत पर अरबों के जो आक्रमण का सिलसिला है वो 696 ईस्वी से शुरू हो जाता है, जब उन्होंने बंबई के निकट थाना नामक स्थान को जीतने का असफल प्रयास किया था। इसके बाद उमैया वंश के शासनकाल में अब्दुल्ला का नेतृत्व में अरबों ने सिंध के उस पार किरमान, सीस्तान और मकरान पर भी अधिकार किया था। इससे अरबों के लिए जो सिंध विजय है उसका मार्ग प्रशस्त हो गया था। खलीफा वाहिद के समय में इराक के सूबेदार हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए कहते हैं 2 बार सेनाएं भेजी। इसका मतलब है कि दोनों बार अरबों को पराजय का सामना करना पड़ा था। 711 ईस्वी के अंत में हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, निरून, सहवान आदि को जीता। 20 जून 712 ईस्वी के दिन सिंध का जो राजा था दाहिर, वो एक घमासान युद्ध में मारा गया था और इसके बाद समूचे सिंध प्रदेश पर अरबों का अधिकार हो गया था। 713 ईस्वी के शुरू में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता और मुल्तान की विजय भारत में कहते हैं अरबों की अंतिम विजय थी। कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से तो अरबों की सिंध विजय जो थी वो भारतीय इतिहास में कोई महत्व नहीं रखती। फिर भी अरबों ने पहली बार भारत के विस्तृत क्षेत्र सिंध और मुल्तान में इस्लामी राज्य की स्थापना की, जिसके कारण भारत अरब और इस्लामी जगत के निकट संपर्क में आ गया था। तुर्कों के प्रवेश की बात करें तो 8वीं सदी में अरबों ने सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु कहते हैं वे सिंध जो है वो लोग सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके थे और इसके पश्चात इस्लामी जगत में अरबों का प्रभुत्व जो है वो समाप्त हो गया था और उनका स्थान किसने लिया? ईरानियों ने। लेकिन ईरानियों के बाद इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में चला गया, जो मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो इन्हीं तुर्कों को जाता है। खलीफा के सामान्य सेवक थे कहने में तो ये, और शक्तिशाली संपन्न जिसे कहते हैं ये शासक बन गए, जो कह सकते हैं कि इनका तुर्कों का इस तरह का उत्कर्ष इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। किंतु तुर्कों में न तो अरबों जैसी सूझबूझ थी और न ईरानियों जैसी शिष्टता। वे भौतिकवादी थे और तलवार की शक्ति में विश्वास करते थे। फलस्वरूप वे जो थे अधिक क्रूर बन गए थे। भारत पर प्रारंभिक धावे करने वाले तुर्क गजनी राजवंश के थे। गजनी नगर अफगान पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 962 में अल्पतगीन नामक एक दास ने अपने कुछ साहसिक तुर्क अनुयायियों की सहायता से गजनी पर अधिकार किया था और गजनी वंश की नींव उसने रखी थी। वैसे इस वंश का मूल नाम जो था वो था यामिनी वंश। 963 में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसके पुत्र इस हक ने गजनी का सिंहासन संभाला। 3 वर्ष बाद कहते हैं इसकी भी मृत्यु हो गई थी और उसके सेनानायक बलकतगीन ने गजनी का सिंहासन हथिया लिया था। 972 में इसकी भी मृत्यु हो गई थी और उसके एक दास पिराई ने गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। कहते हैं इस समय जो पिराई का शासनकाल है, इस समय भारत का तुर्कों से संघर्ष शुरू हुआ था। उस समय गजनी के सीमांत पर शाही नामक हिंदू राजवंश का राज्य स्थापित था और यहाँ का शासक जो जयपाल था वह अपने पड़ोस में शक्तिशाली इस तरह के इस्लामी राज्य को सहन नहीं कर सका। अतः उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी।
कहते हैं पिराई तो इस सेना की प्रगति को रोकने में असमर्थ रहा था, किंतु सुबुक्तगीन जो एक सेनानायक है उसने इस सेना पर अचानक आक्रमण करके उसे खदेड़ दिया था। इससे सुबुक्तगीन जो है तुर्कों में लोकप्रिय हो गया था और 977 ईस्वी में उसने पिराई को अपदस्थ कर गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अब जो सुबुक्तगीन के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि शासक बनने के बाद खुरासान, काबुल घाटी के लगमान क्षेत्र और सीस्तान को जीतकर उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया और उसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। 986 ईस्वी में उसने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें खूब लूटा। इस पर जयपाल एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी के जो राज्य है उसके अंदर प्रवेश किया उसने। दोनों पक्षों में कहते हैं भीषण संघर्ष हुआ, किंतु अचानक जो है वो हिम वर्षा यानी कि बर्फबारी होने लगी, जिससे जयपाल को एक अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन यहाँ देखिए आप क्या होता है कि जयपाल जो है वो राजधानी जैसे ही लौटता है तो वह अपनी संधि की शर्तों को तोड़ देता है और इस पर 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। यद्यपि जयपाल ने कालिंजर, कन्नौज, अजमेर आदि हिंदू राज्यों से सहायता प्राप्त कर तुर्क सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था, किंतु में अंत में वह परास्त हुआ। इस विजय के परिणाम स्वरूप सुबुक्तगीन को खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग नगर प्राप्त हुए थे। पेशावर की प्राप्ति से तुर्कों को वह मार्ग मिल गया जो भारत के उर्वरक और धन संपन्न प्रदेशों को जाता था। महमूद गजनवी, अगर हम बात करें इसके प्रारंभिक जीवन की तो महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। उसके जन्म के समय उसका पिता जो सुबुक्तगीन है एक सामान्य सा अधिकारी मात्र था। महमूद को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र संचालन, युद्ध कला, शासन संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई थी। 994 ईस्वी में उसने खुरासान की सेना का नेतृत्व किया था और अपने पिता को इस क्षेत्रों को जीतने में उसने सहयोग भी दिया था। वो क्षेत्र थे जैसे हिरात, खुरासान, निशापुर आदि। भारत के जयपाल के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में उसने विशेष पराक्रम का प्रदर्शन भी किया था। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगीन ने उसे खुरासान का सूबेदार भी नियुक्त किया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी के अमीर जो थे उन्होंने उसके छोटे भाई इस्माइल को सिंहासन पर बैठाया था, परंतु कहते हैं महमूद गजनवी ने गृह युद्ध में अपने भाई को परास्त कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अब हम देखते हैं उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा। सिंहासन पर बैठते समय महमूद के राज्य में गजनी, खुरासान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित थे। गजनी के शासकों को वैधानिक दृष्टि से बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। महमूद एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह गजनी के कहते हैं छोटे से राज्य को एक स्वतंत्र और विशाल राज्य में परिवर्तित करने की आकांक्षा रखता था। संयोगवश इसी समय बुखारा साम्राज्य में कहते हैं उत्तराधिकार की एक समस्या उठ खड़ी हुई थी और महमूद ने इसी स्थिति का लाभ उठाया और बलपूर्वक बुखारा साम्राज्य के कई इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए सुल्तान की पदवी भी ली। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल कादिर वल्लाह ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीर उल मिल्ला यानी कि मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ इसकी उपाधि प्रदान की। अगले कुछ वर्षों में महमूद ने सीस्तान, ख्वारिज्म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया था। भारत पर आक्रमण की बात करें तो कहते हैं कि भारत पर जो इसके आक्रमण हैं उसके बारे में इतिहासकारों में भारी मतभेद है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या रहा होगा। जैसे कि धन संपदा प्राप्त करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार की उसकी आकांक्षा रही होगी और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार वह करना चाहता था। अब हम कहते हैं कि महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। सर हेनरी इलियट और ईश्वरी प्रसाद जो कहते हैं कि महमूद ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। पहले 3 आक्रमण तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्यों पर किए गए थे। चौथा और पांचवा जो आक्रमण था वो मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुआ था।
छठा आक्रमण का प्रकोप जो झेलना पड़ा था वो हिंदू शाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा था। सातवां राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया था और आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर किया गया था। नौवां आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया और 10वें आक्रमण का शिकार पुनः हिंदू शाही राज्य बना। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद यहाँ के लोहकोट दुर्ग को जीतने में असफल रहा था, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी को थोड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा। 13वें आक्रमण उसका जो था वो कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध हुआ और 14वां आक्रमण जो था पंजाब पर किया गया। 15वां आक्रमण चंदेलों के विरुद्ध किया गया और सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया उसका 16वां आक्रमण जो था। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने के लिए महमूद को अपार धन संपदा देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन कहते हैं महमूद ने उसके इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह इतिहास में मूर्ति भंजक यानी कि बुत शिकन के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता है। उसका अंतिम 17वां आक्रमण जो था वो जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसने इतने 17 बार आक्रमण किए तो इन आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है, परंतु इतना निश्चित है कि उसके आक्रमणों के फलस्वरूप देश को अपार धन जन की हानि उठानी पड़ी। भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध, मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ गया था। ये सभी क्षेत्र जो थे वो महमूद ने गजनी के साम्राज्य में मिला लिए थे और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को उसने नियुक्त किया था। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली थी। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर आसानी से शासन करते रहे और उनके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए थे। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर बाद में तुर्कों ने समूचे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और इस प्रकार भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महमूद की विजय जो थी उन्होंने आधारशिला का काम किया था। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वह महमूद गौरी पर केंद्रित रहेगा। धन्यवाद।